नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 20 में। जी हाँ दोस्तों, क्लास नंबर 20 में हम आपको पता है, आज हम बात करेंगे कोहल वर्ग के महत्वपूर्ण सिद्धांत से संबंधित आपके 20 प्रश्न। जी हाँ, चैप्टर आज का है जीन पियाजे जी के बाद आपका कोहल वर्ग का चैप्टर चल रहा है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करना, प्लेलिस्ट को चेक करना। प्लेलिस्ट में आपकी सारी क्लासेज मिल जाएंगी, बाल विकास क्लासेज बाय जायसवाल सर। पहला प्रश्न है साथियों, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में इनमें से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शिक हैं। सभी कमेंट करके बताएंगे। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किस तरह से माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्व और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है या पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या दिया गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो यह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, यह दोस्तों यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है। देखिए सभी समझते हैं कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, वह सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वभौम नैतिक अभिविन्यास सिद्धांत की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न साथियों स्क्रीन पर दिया गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यानी कोई बच्चा है दवाई चोरी करता है, किस लिए दवाई चोरी करता है? उसकी माँ या उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चा नहीं, यहाँ पे हिंज एक मान लीजिए पुरुष है। ठीक है, वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए वह चोरी करता है। यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा भी जाएगा, जेल भी मिल जाएगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ में किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। देखिए यहाँ पर पत्नी की जगह यहाँ पे माता भी होना चाहिए था। माता भी कर सकते हैं कि अपने माता के लिए दवाई चुरा रहा है, मतलब किसी अपने परिजन, खास परिजन, फैमिली के लिए दवाई चुरा रहा है। ठीक है, ताकि उसकी जान बचा सके। तो ये जो हमारा ये किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, जो कि कोहल वर्ग की पहली अवस्था के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? किसके द्वारा? लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था। सभी जानते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे जी की है, और प्रसुप्ति अवस्था ये तो सही होगा नहीं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक एक अवस्था वह है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है। शिवानी विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिवानी का कथन अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है। यानी कोई चीज़, मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, वो मान लीजिए आके टिफिन शेयर कर रहा है या पेन भी भूल रहा है, तो कह लें कल मैंने तुमको पेन दिया था, आज तुम मेरे को पेन दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो अभिविन्यास का प्रारूप है किस अवस्था को दर्शाता है। आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत, या कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। तो ये कहलाया जाएगा आदान प्रदान परंपरागत कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? आदान प्रदान परंपरागत कहला जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था, या नैतिक स्तर की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। अब आप बोलेंगे पूर्व नैतिक अवस्था क्या है? ठीक है, तो आगे आने वाले प्रश्नों में हम आपको डिटेल के साथ बता देंगे। सातवां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार इनमें से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने विभिन्न स्तरों पर सोपान दिए हैं या प्रतिपादित किए हैं, तो एक सोपान नहीं है, वही आपको बताना है। आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध एवं विधि सम्मत अभिमुखता। देखिए, सभी जानते हैं आत्मकेंद्रित निर्णय यह आपका सोपान है, परस्पर एक रूप अभिमुखता ये भी सोपान है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता ये भी आपका सोपान है, लेकिन व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता यह आपका सोपान नहीं है। यह सोपान उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया है। आठवां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से या निम्न अवस्था में लोगों की आशा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेता है। अवस्था पहली पर, अवस्था दूसरी, अवस्था तीसरी, अवस्था चौथी। सभी कमेंट करेंगे। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा, देखिए लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरे के संदर्भ करने में सही गलत जो निर्णय लेता है वह किस अवस्था पर बच्चा लेता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग? वह है अवस्था दूसरी। अवस्था दूसरी कौन सी है? अवस्था दूसरी है रूढ़िगत नैतिक स्तर, जिसे 10 से 13 साल तक के स्तर के बच्चों को या उम्र को रखा गया है। इसमें बालक कुछ ऐसा करता है जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है और दूसरों की मदद के लिए उत्सुक होता है। इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष की भी चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। यह कहलाता है रूढ़िगत नैतिक स्तर, जो कि दूसरी अवस्था है कोहलबर्ग की नैतिक विकास की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि रोहित ने करण की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। रोहित एक लड़का है जो करण की डेस्क से पेंसिल लेता है, लेकिन फिर भी डेस्क पर वापस रख दिया क्योंकि उसे पकड़ जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर की बात करेंगे। तो संक्रियात्मक स्तर तो कोहलबर्ग का नहीं है, हम कहलाएंगे पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे। पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत स्तर नैतिक स्तर से पहली अवस्था है जो 4 से लेकर 10 साल की आयु तक की स्तर होती है। किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद न लेकर दूसरे के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। जब बच्चा पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर पर होता है, बालक इसमें किसी भी या किसी वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है। उसका भौतिक परिणाम यह है कि अगर चोरी करेगा तो दंड मिलेगा, तो ये कहलाएगा भौतिक परिणामों के आधार पर क्या है, अच्छा या बुरा वह बताता है। तो ये बच्चे की पहली अवस्था हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। 4 से लेके 10 साल की आयु की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आपके क्लास में एक जाते हैं जो बच्चा 9 वर्ष का है, तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा कैसी आधारित हो सकती है?
किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है या नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। यह हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपना व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए 9 वर्ष के बालक के नैतिक तर्कना किस पर आधारित होना चाहिए? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। क्या? उसके भौतिक परिणाम। ये आपको ध्यान देना, क्योंकि ये पहली अवस्था कहलाई जाएगी 4 से लेके 9 वर्ष तक की अवस्था या 10 वर्ष तक की अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। या कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने का आधारित रखा है। देखिए नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जो कथन हमारा ABC ये सही है, लेकिन डी कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा है, ये गलत किया गया है। मूलतः पुरुष सब जो दे दिया गया यह हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण में, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? नैतिक विकास के चरण पर सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब बालक सही या गलत पर निर्णय लेते हैं उसमें कुछ चिंतन करते हैं, तो उसमें जो शामिल चिंतन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या नैतिक यथार्थवाद। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में जब बच्चा कोई निर्णय लेता है तो उसमें शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है वह नैतिक तर्कना कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है साथियों, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, यानी अदला बदली कार्य का करना, कोई कार्य का अदला बदली कर देना, मैं आपके लिए करूंगा आप मेरे लिए करना। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो सभी जानते हैं दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण में आ जाएगा। आज्ञा पालन जैसे आप करोगे वैसे मैं करूंगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, तो इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति एक बनवाते हैं। तो आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं, वो दोस्तों इनमें से किस स्तर पर होंगे? जो दृढ़ विश्वासी हैं, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो सभी लोग जानते हैं यह कहलाएंगे उत्तर पारंपरिक अवस्था की बात करेंगे, दूसरी अवस्था जो कहलाती है। अब बात करेंगे 16वें प्रश्न की। इनमें से कौन सा जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण आपको बताना है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक रूप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर ना कि समान प्रतिमान में। देखिए इनमें से जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का चरण का लक्षण है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचना मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, एक आलोचना आपको बताना है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक के आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख ही नहीं किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कह सकते हैं कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं में महत्व नहीं दिया है। तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं में महत्व दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया कहा गया कि नहीं दिया गया, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहल वर्ग के अनुसार ऐसी अवस्था बताई जिसमें नैतिक जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती हो। पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारस्परिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग दोस्तों किस स्टेज पर नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, वह कहलाती हमारी पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 प्रश्न है, कंप्लीट करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करते हैं। फिर कल की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वह नेक्स्ट कंसेप्ट के पर रहेगी। आपको पता है जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग, थार्नडाइक, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से। देखिए जब भी कोहल वर्ग का नाम आता है, देखिए संज्ञानात्मक का नाम आता है तो जीन पियाजे जी का नाम आता है, और कोहल वर्ग का जब नाम आता है अर्थात नैतिक विकास से जुड़ा हमेशा मिलता है। और 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों? कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शरीरी विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। देखिए कोहल वर्ग की जब भी बात की जाती है नैतिक विकास के चरण आते हैं, जीन पियाजे जी की बात की जाती है, सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक के विकास की बात करते हैं, या संवेगात्मक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सभी फटाफट कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। तो ये रहे दोस्तों बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, या बाल विकास पेडागोजी की महत्वपूर्ण आपके 20 प्रश्न जो कोहल वर्ग से संबंधित थे। और यह 20 नंबर क्लास है, 20 क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और जल्दी मिलेंगे, जाइए चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर एक क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।